नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, शेखावाटी मिशन 100 के तहत हम बात करेंगे आज अपना यहाँ पर कक्षा 10वीं में जो रहेगा बाल गोविंद भगत वाला पाठ है। रामवृक्ष बेनीपुरी इसके रचनाकार रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और व्याख्याएं भी हम बताएंगे कि कौन कौन सी व्याख्याएं आपको इसमें करनी है। और कुछ बच्चों की डिमांड है कि हमें कॉपियों के बारे में भी बताया जाए कि किस प्रकार की जो है वो हमें कॉपी में लिखना है। वहाँ पे आंसर शीट जो आएगी उत्तर पुस्तिका में हमें किस तरह से लिखना है, तो उसके लिए मैं बोर्ड पे एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए जो बना दूंगा। वहाँ पे आपको पूरा समझा भी दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिएगा, यहाँ पे अपनी क्लास शुरू होती है। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि पाठ बाल गोविंद भगत हिंदी गद्य की किस विधा में लिखा गया है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे आपको रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये लिखित है, रेखा चित्र शैली में ये लिखा गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि बाल गोविंद गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें भगत क्यों कहा जाता था। देखो, बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी अपने आचरण, व्यवहार, सोच और प्रवृत्ति से साधु संत जैसे थे, इसलिए उन्हें भगत कहते थे। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा प्रश्न जो यहाँ पे रहेगा कि बाल गोविंद के संगीत को लेखक ने जादू कहा है, क्यों, कारण क्या है को। तो देखिएगा कि जो भी व्यक्ति बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। बच्चे हो, औरतें हो, या प्रत्येक व्यक्ति उनके गीतों को जो है वो तल्लीनता से सुनता भी था और गुनगुनाता भी था। इसलिए लेखक ने उनके संगीत को जो है वो जादू के समान बताया है। चौथा हमारा सवाल रहेगा कि लेखक बाल गोविंद की किस बात पर सर्वाधिक मुग्ध होते थे। तो देखिएगा, लेकिन लेखक जो है वो बाल गोविंद के मधुर गायन पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था उस पर बड़े मुग्ध रहते थे। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कि कबीरपंथी किसको कहते हैं और बाल गोविंद को कबीरपंथी क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, कबीर की विचारधारा को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं, कबीरपंथी कहलाते हैं। और बाल गोविंद कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पर वे चला करते थे। याद रह जाएगा। चलिए हमारा छठवां जो सवाल रहेगा कि बाल गोविंद अपने खेत की पैदावार कहाँ और क्यों ले जाते थे। तो बाल गोविंद खेत की जो पैदावार होती थी उनको अपने सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, अर्थात कबीर के मठ में वो ले जाया करते थे। और उसके अनुसार उसकी सब चीज़ क्या है, साहब की है, इसीलिए वो वहाँ पे ले जाता था, जो कुछ बचता था वो लेकर आता था। चलिए हमारा सातवां सवाल जो रहेगा कि बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष क्या था। तो देखिएगा, जब बाल गोविंद की भगत के पुत्र की मृत्यु हुई तब वह तल्लीनता के साथ गीत गा रहे थे। उसका जो वहाँ व्यवहार था, संगीत के प्रति उनकी जो साधना थी, वो उस समय चरम उत्कर्ष पर थी। चलिए हमारा आठवां सवाल है कि बाल गोविंद अपने पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते हैं। तो बाल गोविंद के अनुसार देखो, उनके पुत्र की जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, अतः ऐसी आनंद की बात पर रोने के लिए अपने पतोहू को मना करते हैं और उत्सव मनाने के लिए वो कहते हैं। चलिए हमारा यहाँ पे अगला 9वें नंबर का जो सवाल रहेगा कि बाल गोविंद की सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर पतोहू से कौन सा कार्य करवाया था। तो देखिएगा, सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध उन्होंने जाकर जो है अपने पुत्र के क्रियाक्रम अपने पतोहू से करवाया और पतोहू से दाह संस्कार का जो कार्य था वो भी पूर्ण करवाया। और विधवा विवाह पर भी जो है वो दबाव डालते हैं, उनको पुनर्विवाह के ऊपर वो दबाव डालते हैं। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि पतोहू के भाई को बाल गोविंद ने क्या आदेश दिया। तो देखो, पतोहू के भाई को बुलाकर, पतोहू क्या होती है, बेटे की बहू को कहते हैं पतोहू, तो बुलाकर उसके साथ कर दिया और आदेश दिया कि पतोहू का दूसरा विवाह करवा दिया जाए। 11वां हमारा सवाल है कि पतोहू को बाल गोविंद के किस दलील के आगे झुकना पड़ा। तो बाल गोविंद की ये दलील थी कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, कि आगे पतोहू झुकती है और दूसरा विवाह करने के लिए वो तैयार हो जाती है। हमारा 12वां सवाल है कि साधु की सारी परिभाषाओं पर खरा उतरने वाला से क्या आशय है। तो एक सच्चे साधु के जो लक्षण होते हैं वे सब के सब बाल गोविंद भगत के आचरण में विद्यमान थे, इसलिए साधु की परिभाषा में वो खरे उतरते थे। चलिए हमारा 13वां जो सवाल रहेगा शेखावाटी मिशन 100 के तहत कक्षा 10वीं का ये है कि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत जो है वो गा क्यों रहे थे। तो बाल गोविंद भगत के अनुसार आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है, इसलिए वे गाकर उत्सव मनाने की बात कह रहे थे। चलिए हमारा 14वां क्वेश्चन है कि मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, ये कथन किसके बारे में कहा और क्यों। तो ये कथन जो है वो बाल गोविंद भगत के बारे में कहा है, क्योंकि वह अपनी रोती हुई पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं, तो वो एक विपरीत सी बात थी, तो पागल ही उनको बताया गया है। चलिए 15वां सवाल है कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू कैसी थी। तो बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधू थी वो सुंदर थी, सुशील थी और प्रबंधिका के गुणों से युक्त थी। अगला है पतोहू का अर्थ बताना है, पुत्र की वधू को क्या कहते हैं, पतोहू। अगला है कि पूरब में लोही लगने से क्या आशय।
पूर्व में लोही लगने का आशय है कि सूर्य सुबह के समय सूर्य की लालिमा जो है वो छा गई थी, इसलिए उसको पूरब की लोही कहा गया है। अभी हम बात करते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चनों को लेके कि गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत शीतल और मनमोहक बना देते थे, कैसे? तो देखो, गर्मियों की जो उमस भरी शाम होती थी, वे अपने घर के आंगन में आसन लगाकर बैठा करते थे। कुछ उनके जो प्रेमी लोग थे वो भी वहां आ जाते थे और एक निश्चित ताल गति के साथ में प्रेमी मंडली जो है वो बाल गोविंद भगत के साथ गीतों को दोहराती थी और बाल गोविंद भगत जो है वो खंजड़ी लिए आंगन में नाचने लगते हैं। सारा आंगन नृत्यमय और संगीत से जो है ओतप्रोत हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बाल गोविंद की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, स्पष्ट कीजिए। देखो, बाल गोविंद भगत संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जीवन भर स्नान, स्थान, व्रत आदि नियमों का उन्होंने पालन किया और मृत्यु पर्यंत तो उनको निभाते भी रहे। उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रभु भक्ति करते समय मृत्यु मिले, वैसे ही भक्ति गीत गाते गाते ही उनकी आत्मा जो प्रीतम परमात्मा से जाकर मिल चुकी थी। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा, सवाल नंबर 3 है कि घर परिवार होते हुए भी वह साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, कथन को स्पष्ट करना है। तो लेखक इस कथन से ये स्पष्ट करना चाहता है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी अपने आचरण, वेशभूषा, व्यक्तित्व से साधु थे और साधुत्व का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से होते हैं। और बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी उन सब मनुष्यता है, लोक संस्कृति है, सामूहिक चेतना का प्रतीक वो माने जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भगत की हर चीज साहब की थी। भगत की ये मान्यता उनके किस आचरण से प्रभावित होती है? तो देखो, भगत जो थे वो गृहस्थ थे, सब चीजें साहब की वो माना करते थे। खेत में जो कुछ पैदा होता था सिर पर लाद कर कबीर के मठ में ले जाते थे। भेंट स्वरूप उन्हें जो कुछ मिलता, प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता, उसी से वे अपना गुजारा करते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि उनकी हर चीज जो है वो साहब की थी। चलिए, हमारा 5वां जो क्वेश्चन है कि धान की, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया ना, हाँ, कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र बनाना है आपको। तो देखिएगा, आषाढ़ का महीना है, रिमझिम वर्षा के साथ ही गांव के सभी किसान खेतों में रोपणी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत भी कीचड़ से लथपथ रोपणी करते हुए संगीत से आकाश और पृथ्वी पर अपना जादू जो है बिखेर रहे हैं। और खेलते हुए बच्चे, भेड़ों पर मेड़ों पर, सॉरी भेड़ों नहीं है यहाँ पे, मेड़ों पर बैठी औरतें, हल चला रहे किसान उसके संगीत के जादू से चमत्कृत और आनंदित हो रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेखक बाल गोविंद भगत के आधार पर क्या संदेश देता है। तो देखिएगा, इस पाठ में संदेश ये दिया गया है कि साधुत्व का पालन गृहस्थ जीवन में भी निभाया जा सकता है। नियमों पर दृढ़ रहकर, संतोषी प्रवृत्ति, ऊंच नीच के भेदभाव को त्याग कर, मोह माया के जाल से दूर रहकर, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होकर भी साधु जीवन जिया जा सकता है। ये बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां हमारा सवाल है कि भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भगत की मृत्यु हो चुकी है, वह अभी संसार से विदा हो चुके हैं, उनकी आत्मा शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर जा चुकी है, केवल उनका निर्जीव शरीर ही इस धरती पर पड़ा हुआ है। हमारा 8वां सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे का विशेष ध्यान क्यों रखते थे। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे से विशेष प्रेम और ध्यान उनका रखा करते थे। कारण ये था कि उनका पुत्र काम काज में बड़ा सुस्त था, शरीर से दुबला पतला था। वह ये मानते थे कि जो कमज़ोर होते हैं, निगरानी के वो बड़े हकदार होते हैं, उनसे स्नेह में रखना चाहिए। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है, लेखक परिचय से रिलेटेड है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश आपको डालना है। तो इनका जो कवि परिचय है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के करवा दूंगा, फिर भी आप एक बार इसको जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा फटाफट से। कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के अमर सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी नामक गांव में होता है। मैट्रिक्स की परीक्षा पास करने से पहले 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वो कूद पड़े थे। 30 से 42 तक का जो समय है उन्होंने 12 वर्ष का जो समय है वो जेल में बिताया था। रचनाएं देख लीजिएगा, गेहूं और गुलाब है, मशाल है, माटी की मूर्तें हैं, बाल गोविंद भगत है, मील के पत्थर है, जंजीरें और दीवारें हैं। इनका देहावसान सन 1968 ईस्वी को हो जाता है। चलिए, यहाँ पे कुछ से प्रसंग व्याख्याएं दी गई हैं, इनको देख लीजिएगा आप कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना यहाँ से लेके खींचनी ही रहती है। तो यहाँ पे पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद में व्याख्या लिखनी है। इस प्रकार आपको वहाँ पे बोर्ड परीक्षा जो रहेगी आपकी, उसमें आपको इस तरह से काम करना है। विशेष में देखिएगा क्या लिखना है कि लेखक ने भगत के व्यक्तित्व का सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। देशी शब्दों के साथ में खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग किया है और भाषा शैली सरल, सहज और बोधगम्य है। अगली जो व्याख्या रहेगी कि इस बार लौटे तो तबीयत उसका पंजर पड़ा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए, हमारा यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर जो रहता है कि
ये थोड़ा मिटा देते हैं कि बाल गोविंद भगत के आधार पर बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण करना है। तो बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य पात्र है। मंझोले कद का गोरे चिट्ठा आदमी है, चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाए रहता है, कमर में एक लंगोटी पहने हुए हैं, सिर पर कबीरपंथियों की सिकनफटी टोपी है, सर्दियों में काली कंबल ओढ़ते हैं, मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी के जड़ों की जो बेडोल माला है वो भी बांधे रखते हैं। ये तो इनका हो गया बाहरी सौंदर्य। चलिए, कबीर जो है, कबीर को साहब माना करते हैं और उनके आदर्शों पर वो चलते हैं। खेत में काम करते समय तल्लीन होकर गीत गाते हैं, स्वभाव से संतोषी प्रवृत्ति के हैं और अपने खेत की पैदावार को कबीर के मठ में भेंट भी कर देते हैं। मोह माया से दूर रहते हैं, अपने नियमों पर दृढ़। बाल गोविंद सामाजिक कुप्रथाओं के विरोधी भी थे, संत की तरह सज्जन सरल वाकपटु भी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, ना किसी से झगड़ा करते, ना किसी से कुछ पूछते और ना किसी को कोई चीज़ मांग कर लाते। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संत आचरण के व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे अगला जो है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध कार्य करते हुए पाया गया है, उनका ये आचरण क्या संदेश देता है। तो देखो, दो प्रकार की सामाजिक मान्यताओं के विरोध इन्होंने कायम किया है। पहला है कि पुत्र की मृत्यु पर शोक न मनाकर उत्सव मनाने की बात कहते हैं। पुत्र की चिता को अग्नि जो है वो पतोहू से दिलवाते हैं। पतोहू के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया और पतोहू का दूसरा विवाह कर देने का आदेश दे दिया। उसे यह कार्य ऊपरी तौर पर अटपटे लगते हैं, लेकिन एक नई विचारधारा, एक नई सोच के प्रतीक हैं जो नारी पुरुष के सम्मान मानती है। उनका यह आचरण प्राचीन काल से ही चली आ रही रूढ़ियों को तोड़कर विवेकशीलता का जो संदेश है वो देती है। यहाँ पे अपना ये पाठ पूरा हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मिशन 100 के तहत वो मैंने बता दिए हैं आपको। फिर भी आपके कोई समस्या हो, आपका कोई सवाल हो तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। बोर्ड परीक्षा में आपको किस तरह से लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो जो है वो बना दूंगा 1-2 दिन में, संडे को बना देंगे शायद, है ना। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।